हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। तो जैसा कि हम बायो सावर्ट का नियम पढ़ रहे थे, बायो सावर्ट के नियम में हम अपना पहला अनुप्रयोग कर चुके थे बायो सावर्ट का। अब हम करेंगे दूसरा अनुप्रयोग। तो दूसरा अनुप्रयोग क्या है? दूसरा अनुप्रयोग है परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। तो ये हमारा परिमित लंबाई यानी एक फिक्स लंबाई, तो इसकी लंबाई इतनी है, परिमित लंबाई का एक धारावाही चालक तार है एक्स और ये वाई, एक्स वाई चालक तार है। अब इसके कारण हमें पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ओके, तो जैसे ही हम इस एक्स वाई तार में एक धारा प्रवाहित करते हैं आई मान की, तो इस तार के चारों तरफ एक क्या बन जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र बनता है किसके कारण बनता है? इस धारावाही चालक तार के कारण। तो इस धारावाही चालक के कारण इस पी बिंदु पर क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, हमें वो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बता देता हूं। तो इसमें धारा उत्पन्न हुई। ओके, अब हम धारावाही चालक पर एक अल्पांश की कल्पना करते हैं। अल्पांश की कल्पना की, अल्पांश लिया डीएल और अल्पांश के ऊपर वाले पॉइंट को नाम दिया डब्ल्यू और वी। तो डब्ल्यू वी जो है वो हमारा अल्पांश है डीएल। ओके, यहां पर जो कोण बन रहा है वी डब्ल्यू पी या ओ डब्ल्यू पी जिसको हम कह सकते हैं, वो है फाई। यहां पर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहां पर कोण का नाम दिया फाई। अब जब ये कोण फाई है तो ये भी कोण फाई होगा, एकांतर कोण। आपने मैथ्स में पढ़ी होगा कि ये एकांतर कोण, ये कोण फाई है तो ये भी कोण फाई होगा। एकांतर कोण आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो एकांतर कोण से ये दोनों कोण फाई हो गए। W और P का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मैं नाम दे रहा हूं A। ओके, अब यहां पर नीचे बन गया हमारा θ2, ये ऊपर वाला पूरा बन गया हमारा θ1 और ये OVP जो है हमारा, सॉरी OPV, ये वाला कोण हो गया हमारा थीटा। और अल्पांश के कारण जो कोण बन रहा है वो हमारा अल्पांश के कारण बन रहा है, तो कोण भी छोटा होगा, तो उस कोण को लिखेंगे हम d थीटा। ये यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए एरो करके मैंने बाहर लिखा, आप भी लिख देना। ओके, यहां तक हमारा डायग्राम कंप्लीट। अब मैं क्या करता हूं, V से यहां पर एक लंब डालता हूं। V से कहां पर लंब डाला? W और P पर एक लंब डाला जो कहां पर कटा? S बिंदु पर। इस बिंदु को हम S नाम दे सकते हैं। इसको हम दो तरीके से खींच सकते हैं। एक तो या तो मैं V से WP पर एक लंब डालूंगा जो S पर कटेगा, या फिर A को एक त्रिज्या मानू मैं। A को, ये जो A है, ये डिस्टेंस WP, इसको त्रिज्या मानकर P बिंदु से एक चाप काटू VS। जैसे कि यहां पर एक गोलाई रखकर, आपने देखा होगा गोलाई रखकर आप चाप काटते थे, यहां से फिर मैं ऐसे चाप काटू तो चाप कटेगा VS। तो इसको मैं दोनों तरीके से बोल सकता हूं, या तो मैंने V बिंदु से S लंब दिया है WP पर, या फिर A को त्रिज्या मानकर P बिंदु से एक चाप काटा है। ओके, तो हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम लिखेंगे लैंग्वेज, वही जो हमने डायग्राम में किया है। एक्स वाई चालक तार है जिसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हमें O से, यहां पर मैं डिस्टेंस लिख देता हूं, O से R दूरी पर स्थित P बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। और हमने अल्पांश डीएल की कल्पना की वगैरह। डीएल के कारण P बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बायो सावर्ट के नियम से, वो आप जानते हैं क्या है, μ0/4πIdl sin θ/r²। r² नहीं होकर यहाँ पर a² होगा। क्यों? क्योंकि हम क्या देखते हैं, ये वाला डिस्टेंस हमें अल्पांश के कारण निकालना है। अल्पांश के कारण निकालना है तो अल्पांश का पॉइंट कौन सा है? W और P का डिस्टेंस देखेंगे जो कि है a। ओके, तो यहाँ पर a² आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। पहले आप ये नोट कर लो डायग्राम। हाँ, तो अब हम लिखेंगे हमारी लैंग्वेज। तो वही जो हमने डायग्राम में किया है कि माना एक्स वाई परिमित लंबाई का चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। प्रवाहित धारा के कारण चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हमें O से R दूरी पर स्थित P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, जो कि आपको डिस्टेंस दिख रहा होगा O और P के बीच का, वो R है। ओके, हम चालक तार पर एक अल्पांश DL, और DL के आप पास में ब्रैकेट में WV भी लिख देना ताकि आपको पता रहे कि जो अल्पांश है वो WV है। WV उस अल्पांश का नाम है, तो की कल्पना करते हैं। अल्पांश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बायो सावर्ट के नियम से, और ये तो हम जानते ही है, ये हमारा फॉर्मूला जो हमने बायो सावर्ट के नियम से निकाला था और
फर्स्ट अनुप्रयोग में यूज किया था, अब हम सेकंड अनुप्रयोग में यूज कर रहे हैं। डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके, आई डी एल, यहां पर आएगा आई डी एल, याद हो गया होगा, अब तक याद हो जाना चाहिए आपको फॉर्मूला। साइन, यहां पर आएगा साइन फाई। साइन फाई क्यों आएगा? क्योंकि हम अल्पांश के कारण निकाल रहे हैं, और अल्पांश और पी बिंदु के बीच में जो कोण बन रहा है वो फाई है। आप देख सकते हो कि वी डब्ल्यू पी जो कोण है हमारा, वो कोण है फाई, इसलिए यहां पर फाई आएगा। क्यों? अल्पांश जिसके कारण जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं उन दोनों के कारण, उन दोनों के बीच कोण है फाई। अल्पांश के कारण निकाल रहे पी बिंदु पर, तो उन दोनों के बीच का कोण ही आएगा, वो कोण है फाई। और यहाँ पर डिस्टेंस भी क्या आएगा? ए स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि अल्पांश और पी बिंदु का डिस्टेंस है ए स्क्वायर। तो हमेशा वही उसका ही स्क्वायर होता है जो डिस्टेंस होता है, कि अल्पांश के कारण जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं हम चुंबकीय क्षेत्र, उस बिंदु का और अल्पांश का डिस्टेंस होता है, वो यहाँ पर लिख। तो इसको आप दे देना समीकरण नंबर 1। यहां तक आप लैंग्वेज नोट कर लो और ये समीकरण 1 भी नोट कर लो, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो समीकरण 1 आई थी हमारी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से ओ वी पी इक्वल्स टू ओ डब्ल्यू पी इक्वल्स टू फाई, ये मैं आपको बता चुका था। एकांतर कोण थे, दोनों को हमने फाई माना था एकांतर कोण के कारण, ओके। तो और ये सेकंड चीज जो हमने लंब खींचा था वो भी हमें लिखना है। तो V से WP पर एक लंब डाला जो कि S पर कटता है, या A को त्रिज्या मानकर P से एक चाप VS खींचते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। दोनों में से कोई भी हम मान सकते हैं, ओके। तो मैंने यहां पर दोनों लिख दिया। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। त्रिभुज, सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज WVS से। त्रिभुज WVS कहां पर है? जहां से हमने लंब डाला और जहां पर हमारा अल्पांश है। देखो आप, WVS, VW जो है हमारा अल्पांश है, इसलिए मैंने इसको DL लिख दिया है। इसी पर W पर फाई कोण स्थित है, S पर 90 डिग्री का एंगल लंब डाला इसलिए 90 डिग्री का एंगल है। अब यहां पर आधार, कर्ण और लंब क्या है वो हमें पता लगाना है। तो लंब तो आप जानते हो, जिस पर 90 डिग्री का एंगल बना हो VS, तो VS हो जाएगा हमारा लंब। आधार क्या हो जाएगा? WS, जिस पर फाई और क्या 90 डिग्री दोनों स्थित हो, वो होगा हमारा आधार। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है हमारा कर्ण, तो VW हमारा कर्ण हो जाएगा, ओके। तो यहां से हम निकालेंगे साइन फाई। साइन फाई क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण, ओके। तो लंब क्या हमारा VS अपॉन लंब अपॉन कर्ण, तो कर्ण मैं आपको बता चुका हूं WV, ओके। तो यहां से क्या हो जाएगा? ये WV हमारा क्या है? अल्पांश है, तो इसको मैं DL लिख सकता हूं। यहां से मैं इसको लिख सकता हूं VS अपॉन DL, इसकी जगह मैंने DL लिख दिया क्योंकि ये DL है, ओके। यहां से आ जाएगा हमारे पास साइन फाई इक्वल्स टू VLDS, ओके। तो इस DL को अगर मैं साइन फाई के पास भेज देता हूं, DL साइन फाई इक्वल्स टू VS, और इसको आप दे दो समीकरण नंबर 2। यहां तक आप नोट कर लो, VS इक्वल्स टू DL साइन फाई, ओके। यहां पर त्रिभुज WVS का काम खत्म। अब हम लेंगे हमारा दूसरा त्रिभुज VSP। हाँ, तो अब हम लेंगे त्रिभुज VSP, जो कि आपने देखा होगा कि VWS के पास ही जस्ट यहाँ पर ऐसा बना हुआ था जिससे P बिंदु मिला था, वही हमारा VSP, ओके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण की परिभाषा से। कोण की परिभाषा से हमारा क्या फॉर्मूला बनता है? तो कोण इक्वल्स टू चाप बट्टा त्रिज्या, ओके, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। यहां से हम निकालेंगे तो कोण क्या है हमारा? डी थीटा, अल्पांश के कारण बन रहा है, और चाप हमने क्या काटा था? VS, जो मैंने आपको बताया था। और किसको त्रिज्या मानकर चाप काटा था? ए बिंदु को, बिंदु नहीं सॉरी, ए डिस्टेंस को त्रिज्या माना था, जो कि हमारा था WP, ओके। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? VS इक्वल्स टू AD थीटा। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब सेकेंड और थर्ड से हम क्या कर सकते हैं? तो यहां से हम लिख सकते हैं फ्रॉम, एक बार आप ये नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं।
हाँ, तो नोट कर लिया होगा आपने। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो वी एस ए डी थीटा के बराबर भी और वी एस डी एल साइन फाई के बराबर भी है, तो दोनों आ जाएंगे हमारे पास। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास ए डी थीटा इक्वस टू डी एल साइन फाई। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 4 दे दोगे। जैसे ही हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आती है, यहां तक नोट करना। इसके बाद इसके नीचे जो आप नोट करोगे वो यहां से नोट करना। यहाँ पे जो मैं चीज लिखूंगा वो जस्ट इसके नीचे लिखना, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ओके, तो ए डी थीटा इक्वल टू डी एल साइन फाई। तो यहां से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन समीकरण 1 और 4 से। ओके, तो क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन, सॉरी फ्रॉम लिखने के बाद भी से लिख रहा हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4। तो यहां से क्या आएगा कि जो डीएल साइन फाई है हमारा, उसकी जगह मैं ए डी थीटा लिख सकता हूं। यहां से मैं लिखूंगा कि क्या थी हमारी समीकरण, म्यू नॉट डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एज इट इज, और डीएल साइन फाई की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी थीटा अपॉन ए स्क्वायर, तो एज इट इज रहेगा हमारे पास। ओके, अब इस ए स्क्वायर से ये ए कैंसल, यहाँ पे हमारे पास बचेगा डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी थीटा अपॉन ए। लास्ट 4 होगी थी, इसको इक्वेशन नंबर आप 5 दे देना। यहां तक आप नोट कर दो। समझ में तो आ रहा है ना, मैंने ए डी थी डीएल साइन फाई की जगह ए डी थीटा वैल्यू पुट की, उसके बाद ए से ए कैंसिल करके ये वैल्यू आई हमारे पास। हाँ, तो यहां से हमने आगे बढ़ते हैं। तो यहां से माना कि ओ पी वी और ओ पी डब्ल्यू कौन दोनों थीटा है। ये जो अल्पांश लिया, अल्पांश का डिस्टेंस एकदम कम होता है, इसलिए हम इसको भी ए मान सकते हैं और डब्ल्यू पी को भी ए मान सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है तो दूरी बहुत रेयर ही फर्क आता है, 0 पॉइंट में आता है, तो दोनों को हम ए मान सकते हैं। और दोनों के बीच का एंगल भी हम थीटा मान सकते हैं, क्योंकि बहुत कम ही डिस्टेंस रहता है। ओके, तो यहां से हम निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, आधार बट्टा कर्ण। तो यहां से ये भी ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया, और ये हो गया हमारा आधार, आधार हो गया। तो आधार क्या है हमारा आर, और कर्ण क्या है, कर्ण यहां से आपको दिख रहा होगा कि कर्ण है हमारा ए, यहां से आ गया हमारा ए। ओके, तो ए कॉस थीटा, सॉरी 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 यहां से आ जाएगा हमारे पास आर इक्वल्स टू, हमें क्या निकालना है, ए इक्वल्स टू, सॉरी हाँ, ए इक्वल्स टू आर अपॉन कॉस थीटा। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 6। लास्ट हमने 5 ही दी थी, तो यहां तक आप नोट कर लो कि ए बराबर आर अपॉन कॉस थीटा। अब ये वैल्यू हम कहां पुट करेंगे, ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 5 में, इक्वेशन 5 में ए की जगह। ओके, तो यहां तक आप नोट ये, ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, ओके 5 एंड 6 से क्या होगा, तो ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी थीटा अपॉन ए की जगह अगर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, ए नीचे तो आर कॉस थीटा भी नीचे आएगा, तो आर और आर के नीचे होगा कॉस थीटा, और इस कॉस थीटा को अगर मैं ऊपर भेज देता हूं तो ये चला जाएगा। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 7। यहां पर नीचे आया था तो मैंने इसको ऊपर भेज दिया। ओके, तो यहां तक आप नोट कर लो कि ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 7। हाँ, तो अब हमें क्या करना है कि संपूर्ण चालक तार के कारण बी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पी बिंदु पर संपूर्ण चालक तार के कारण निकालेंगे। तो जो इधर डी बी था उस डी को उस तरफ भेजेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये पिछली बार भी हमने यही किया था,
जिससे हमारा संपूर्ण चालक तार के कारण निकल जाएगा। यहाँ पर आ गया इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पर क्या था हमारे पास आई कॉस थीटा और डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा और अपॉन आर, यही था हमारे पास। अब यहाँ पर लगेगी कुछ लिमिट्स, जो आपने पूरा डायग्राम बनाया है, ये यहाँ पर हमारा P बिंदु है, ये डिस्टेंस R, यहाँ पर है θ2, यहाँ पर है θ1। अब हमने पूरे चालक तार के कारण P बिंदु पर निकाल रहे हैं, तो θ2 और θ1 हमारी क्या हो जाएगी, लिमिट्स हो जाएगी। और θ2 नीचे इसलिए θ2 आएगा हमारे पास माइनस θ2 के रूप में, और ये लिमिट ऊपर वाली होगी हमारी θ1, क्योंकि पूरे चालक तार के कारण P बिंदु पर निकाल रहे हैं। तो एंगल आ रहा है cos थीटा, तो उस cos थीटा के लिए कुछ तो होना चाहिए अंदर के, थीटा पर भी वेरिएबल है तो उसकी भी लिमिट्स लगनी चाहिए, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि इस पर भी थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है, तो थीटा की लिमिट्स लगेगी तभी थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, बी इक्वल्स टू, अब जो जो कांस्टेंट है उन टर्म को हम बाहर ले लेते हैं। तो कांस्टेंट क्या क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कांस्टेंट आई, कांस्टेंट आई थिंक आर भी कांस्टेंट है हमारे पास, आर 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 ओके, आर हमारे पास कांस्टेंट है। क्या बचा हमारे पास, कॉस थीटा डी थीटा माइनस θ2 से θ1, ओके। ये हमारे पास आ जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन आर। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये आप जानते हैं, ये साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर लिख दो आप साइन थीटा, और इसके ऊपर लिमिट्स पुट कर दो माइनस θ2 से θ1। तो अब जो आएगा वो है हमारा फाइनल आंसर कि b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ओके। और अब लिमिट्स कैसे पुट करते हैं आपको पता है, सबसे पहले अपर लिमिट साइन θ1, बीच में माइनस का निशान, अब यहाँ पर सेकंड लिमिट यानी लोअर लिमिट साइन थीटा की जगह साइन माइनस θ2, ये हमारा आंसर। तो अब इसको हम बाहर निकाल के और आगे सॉल्व करते हैं, तब तक आप ये नोट कर लो। अब हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। आप समझ गए ना मैं क्या क्या कर रहा हूँ, जैसे जैसे कर रहा हूँ आपको बताते जा रहा हूँ, देखते रहना और समझते रहना। हाँ, तो यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब आपने मैथ्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो साइन माइनस थीटा होता है, साइन के अंदर जब भी माइनस थीटा आता है तो वो माइनस उसके बाहर आ जाता है, वो हो जाता है माइनस साइन थीटा। ये ओनली साइन के लिए फॉर्मूला है कि अंदर जो थीटा आएगा माइनस का, तो वो माइनस थीटा से बाहर आ जाता है। यहाँ से अगर ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हमारा जो लास्ट एंड फाइनल आंसर होगा म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो ये है हमारा संपूर्ण चालक तार के कारण P बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ पर जब आपको क्वेश्चन आएगा तो θ1 और θ2 की वैल्यू पुट करोगे और ये I और R की वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा सेकंड अनुप्रयोग खत्म हो चुका है। कल हम पढ़ेंगे बायो सावर्ट के नियम का तीसरा अनुप्रयोग। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। तो ये नोट कर लेना, हमारा सेकंड अनुप्रयोग होता है खत्म और आज का वीडियो होता है खत्म।